हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग बड़े भाई साहब का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी लाइन को देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। ठीक है, तो लेखक बता रहे हैं कि फिर वार्षिक परीक्षा हुई और फिर ऐसा कुछ सहयोग बन गया कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, मैं तो खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन पता नहीं कैसे फिर मैं कक्षा में प्रथम स्थान पा लिया। ठीक है, मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्रारंभ तक परिश्रम किया। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि मुझे खुद हैरानी हुई कि मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए, क्योंकि भाई साहब ने तो बहुत कठिन मेहनत की थी, वो बहुत देर तक पढ़ते रहते थे, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि वो हर एक बुक का एक एक शब्द रट लिए थे। ठीक है, रट्टा मार लिए थे, फिर भी वो पता नहीं कैसे फेल हो गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले इतने देर तक वो पढ़ते रहते थे। ठीक है, मुद्रा कांतहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। कह रहे हैं कि उनके चेहरे की जो चमक थी वो गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो फेल हो गए थे। मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि मुझे अपने बड़े भैया पे दया आने लगी थी। ठीक है, और जब परीक्षा का परिणाम बताया जा रहा था तो बड़े भैया रोने लगे और उन्हें देखकर मैं भी रोने लगा था। ठीक है, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि मैं पास हुआ था, ये खुशी मेरी आधी हो गई भैया को रोते हुए देखकर, क्योंकि वो फेल हो गए थे। ठीक है, और फिर मैं ये सोचता था कि काश मैं भी फेल हो गया होता तो भैया को इतना दुख ना हुआ होता। ठीक है, लेकिन विधि जो लिखा गया है उसको कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि मेरे और भैया के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। ठीक है, मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक गलत भावना आ गई एक टाइम पे कि काश ऐसा हो कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं भी उनकी कक्षा के बराबर हो जाऊंगा। ठीक है, फिर वो मुझे नहीं डांटेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ कि मैंने इस भावना को अपने मन से निकाल के फेंक डाला। ठीक है, आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि आखिर भैया मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं, वो मेरा भला ही तो चाहते हैं, भले ही आज वो बातें मुझे बुरी लग रही हो, लेकिन उससे मेरा भला तो हो रहा है और यही रीजन है कि मैं जल्दी जल्दी हर कक्षा को पास कर लेता हूँ भैया की डांट की वजह से, नहीं तो मैं भी एक ही कक्षा में पढ़ा रहता। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। ठीक है, अब भैया का जो स्वभाव था वो बहुत नरम हो गया था, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम दिया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मैं गलती बहुत ज्यादा कर देता था, लेकिन फिर भी भैया डांटते नहीं थे बल्कि वो शांत रहते थे। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। ठीक है, भैया को ये लगने लगा था कि अब उनके पास मुझे डांटने का अधिकार नहीं है और है भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी, कह रहे हैं लेखक कि मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ने लगी थी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि भैया की जो सहनशीलता थी उसका मैं गलत उपयोग करने लगा, वो मुझे नहीं डांट रहे थे तो मैं उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगा था। ठीक है, मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन में ये भावना आ गई कि मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं फिर भी फेल नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब मैं
भाई साहब से थोड़ा कम डरने लगा था, ठीक है। और भाई साहब के डर से जो मैं पढ़ता था पहले, वो भी अब बंद कर चुका था, एकदम किताब नहीं छूता था। मुझे कनकौवे उड़ाने का शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब की अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद हो गया था। उस टाइम पे एक नया शौक पैदा हो गया था और मैं पतंगबाजी इतना करना चाहता था कि मतलब मजा ही आ जाता था। लेकिन भाई साहब के डर से फिर भी मैं उनकी नजरों के सामने से हट के पतंगबाजी करता था, ठीक है। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि मैं सब काम करता, ठीक है, पतंग उड़ाता भी और सब चीजें करता है, लेकिन भैया को ये पता नहीं होने देता कि मैं आपकी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उनकी नजरों में ये दिखाता कि मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है। उनसे डर डर के काम करता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि एक दिन हॉस्टल से दूर था, शाम का समय था, तो पतंग उड़ रही थी और वो कटी हुई थी, तो उसको देखते हुए मैं दौड़ा जा रहा था पकड़ने के लिए, ठीक है। और मेरी जो आंखें थी एकदम आसमान की तरफ थी, ठीक है। मैं एकदम आसमान में नजरें लगा के देख रहा था कि पतंग उड़ कहाँ रही है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, ठीक है। लेखक को लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा हो और वो स्वर्ग से निकलकर किसी नए कपड़े में जा रही, ठीक है, नए बेस में जा रही है। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने पीछे आगे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां, ठीक है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे, ठीक है। लेखक बता रहे हैं कि अचानक ही तभी क्या हुआ कि आमने सामने से मेरी भैया से भेंट हो गई, ठीक है, मुलाकात हो गई। और वो क्या कर रहे थे कि बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती, ठीक है। फिर भैया क्या किया कि मेरा हाथ पकड़ लिए बाजार में और क्रोधित होकर मुझसे कहे कि तुम इन बेकार लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, ठीक है। भैया ने कहा कि अब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं रही तुम्हारे अंदर कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो बल्कि तुम 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और तुमने तो सब शर्म बेच खाया है, तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही, ठीक है। आगे है कि आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। भाई साहब कह रहे थे कि तुम्हें कुछ तो अपनी स्थिति का ध्यान रहना चाहिए कि तुम अब किस पदवी पे हो, ठीक है। आगे है कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, ठीक है। उनके बड़े भाई बता रहे हैं उनको कि एक जमाना था कि जब लोग 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलिचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, ठीक है। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो, ठीक है। लेखक बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इस बाजारी लोंडों के साथ अर्थात तुम बेकार के लोगों के साथ बेकार की पतंग के लिए दौड़ रहे हो। आगे की लाइन है कि मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव का हत्या कर डाले, ठीक है। तो लेखक के बड़े भैया लेखक से कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम्हारे पास जो इतना कम ज्ञान है, ठीक है, तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं कि तुम अब किस पदवी पे हो, ठीक है। और मुझे ये पता है कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन उस प्रतिभा का क्या मतलब जो तुम अपनी आत्मगौरव की ही रक्षा नहीं कर पा रहे, ठीक है। आगे है कि तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा
धुआं भी नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो लेखक के बड़े भैया कह रहे हैं कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुमसे केवल एक कक्षा आगे हूँ, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तो ये गलत बात है, मैं तुम्हें हमेशा डांटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ साल बाद ऐसा भी होगा कि तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे, और एक साल बाद क्या होगा कि तुम मेरी कक्षा से आगे भी चले जाओगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा ही डांटूंगा, ठीक है। और आगे लेखक के बड़े भाई कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, इस बात को तुम क्या तुम्हारे भगवान भी नहीं मिटा सकते, ठीक है। आगे है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है। लेखक के बड़े भाई कह रहे हैं कि मुझे दुनिया को समझने का जो ज्ञान है, ठीक है, मैं दुनिया को जिस तरह से समझता हूँ, जो समझदारी मेरे पास है, उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA कर लो या DPhil कर लो या फिर DLit ही क्यों ना कर लो, ठीक है। आगे है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, ठीक है। तो लेखक के बड़े भाई लेखक से कह रहे हैं कि हमारे जो माता जी हैं वो एक भी कक्षा नहीं पढ़ी हैं, और जो पिताजी हैं वो केवल 5वीं या 6वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन उनके पास हम लोगों से ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। हम लोगों से ज्यादा ज्ञान उनके पास, हम लोगों के पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, लेकिन उनके पास दुनिया की समझने की बुद्धि है। वो दुनिया के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। चाहे हम कितना ही पढ़ लें, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है कि केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा, ठीक है। लेखक के भाई बता रहे हैं कि इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया देखी हुई है और दुनिया को जानने और समझने का ज्ञान उनके पास हमसे कहीं ज्यादा है, ठीक है। आगे है कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वीं हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि भले ही हमारे माता पिता को ये ना पता हो कि अमेरिका में कैसी राज व्यवस्था है, या हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, भले ही उनको ये सब ना पता हो, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनको हमसे ज्यादा पता है, ठीक है। दुनिया की समझ उनको हमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हुए। आगे कहते हैं कि दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए ना बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। तो लेखक के बड़े भाई कह रहे कि भगवान ना करे, लेकिन अगर मैं कभी बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर एकदम फूल जाएंगे, ठीक है, तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, तुम एकदम घबरा जाओगे और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि तुम पिताजी को एक पत्र भेजो, ठीक है। लेकिन अगर पिताजी रहे और मैं बीमार हो जाऊं तो पिताजी पहले ये करेंगे कि पहले उस रोग का पता लगाएंगे, ठीक है, खुद इलाज करेंगे, और अगर वो नहीं सफल हुए तो फिर डॉक्टर को दिखा के दवाई लेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं कि बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, ठीक है, वो बता रहे हैं कि बीमारी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले, जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते, नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, ठीक है। लेखक के बड़े भाई लेखक से बता रहे हैं कि बीमारी तो खैर बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसकी बात ही ना करो। अगर महीने भर का पैसा घर से आ जाए तो महीने भर उसको कैसे चलाना है ये चीज भी हम लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। मुश्किल से वो पैसा 20 या 22 दिन तक ही चल पाता है, उसके बाद हमको किसी और से पैसा लेना पड़ता है और हम लोग पैसे पैसे के लिए इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है। हमारा नाश्ता तक बंद हो जाता है और धोबी और नाई से हम लोग मुंह चुराने लगते हैं और हमारा खर्चा एकदम से खत्म
खत्म हो जाता है। लेकिन दादाजी उसी उम्र में, ठीक है, अपनी उम्र में उस जितना पैसा हम लोग खर्च किए हैं उससे कम ही पैसे में अपनी इज्जत को भी बचा लिए और अपने परिवार का पालन भी किए, जिसमें से पूरे परिवार में 9 आदमी थे, उनकी पूरी देखरेख की भी जिम्मेदारी पिताजी के पास थी। ठीक है, आगे कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के। ठीक है, वो बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जो हमारे हेडमास्टर साहब है उनको ही देखो, वो भी एमए किए हैं और यहाँ से नहीं किए बल्कि ऑक्सफोर्ड से किए हैं, लेकिन 1000 रुपए पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चे पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जब हेडमास्टर साहब 1000 रुपए पाते थे और उसकी घर की जिम्मेदारी जब संभालते थे तो वो नहीं संभाल पाते थे। ठीक है, बल्कि उनको इधर उधर भटकना पड़ता था और हर किसी के कर्जदार हो जाते थे। लेकिन जब से वो जिम्मेदारी उनकी माताजी ने संभाल रखा है, तब से ऐसा लग रहा है कि उनके घर में पैसे की कमी नहीं हो रही, उन्हें कहीं नहीं कर्ज के लिए भटकना पड़ रहा है। ठीक है, और जैसे लग रहा है कि जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान या गुरु, दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। लेखक के भाई लेखक से कह रहे हैं कि तुम ये घमंड निकाल दो अपने मन से कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम स्वतंत्र हो। ठीक है, आगे कहते हैं कि मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। ठीक है, लेखक के भाई लेखक से बता रहे हैं कि तुम मेरे रहते हुए बिना राह के नहीं चलने पाओगे। ठीक है, भटकोगे नहीं। ठीक है, अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही। ठीक है, तो लेखक के भाई कह रहे हैं कि अगर तुम किसी भी तरह से नहीं मानोगे तो मैं तुमको थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही। ठीक है, ऐसे लेखक के भाई लेखक से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या देते हैं लेखक। लेखक कहते हैं कि मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया था। ठीक है, लेखक के भाई जो लेखक को बात बताए उस वजह से लेखक अपना सर झुकाकर लेखक अपने भाई के सामने खड़े थे। ठीक है, मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि मुझे आज एकदम पता चल गया कि भैया मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूँ, और उनके लिए मेरे दिल में और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। ठीक है, मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं। ठीक है, मैंने उनका उत्तर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपकी बातें जहर नहीं लग रही है। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। ठीक है, मैंने अपने भैया से कहा कि आप जो कुछ भी कह रहे हो वो पूर्णतः सत्य है और आपको ये सब कहने का अधिकार भी है। ठीक है, आगे है कि भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कन कौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। लेखक के बड़े भैया लेखक को गले लगाते हुए कहते हैं कि मुझे भी पतंग उड़ाने का शौक है, लेकिन अगर मेरा भी मन करता कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन अगर मैं खुद गलत चीजें करूंगा तो मैं तुमको कैसे रोक पाऊंगा? और मेरा तो ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं, तुमको नए रास्ते पे ले जाऊं, तुमको सही रास्ता दिखाऊं। ठीक है, आगे है कि संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे है ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि उसी समय क्या हुआ, अचानक से एक पतंग हमारे ऊपर से गुजर रही थी और उसकी जो डोर थी वो कटी हुई थी, एकदम लटकी हुई थी। ठीक है, और पीछे क्या था कि लड़कों का झुंड आता हुआ दिख रहा था। तो भाई साहब की जो हाइट थी, लंबाई थी, वो ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, तो वो क्या किए, कूद कर उस डोर को पकड़ लिए, उसके बाद हॉस्टल की तरफ दौड़े चले गए और फिर क्या किया, मैं भी उनके पीछे दौड़ता चला गया। ठीक है, तो आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।